गेम नहीं है, पढ़ रहा हूँ यार, चैप्टर समझ रहा हूँ पापा। अपन दोनों ये सोएंगे, ठीक है? गेम मत कोई बात नहीं करूँगा। बंद कर दो गेट पापा, गेट ढंग से लगा जाओ, गेट लगा जाओ ढंग से। चलिए तो फ्रेंड्स, हम ऐड को स्किप करते हैं। ये किस न्याय है? गोवर्धन को काफी मोटा है तो गलत है ना कुछ? देखना कैसे हो तो हमारा सिस्टम इसका जवाब, और देखते हैं ये जवाब आ गया, पहला और दूसरा, तो दोनों ही जवाब आपके ही सवाल का है। कोई भी प्ले कीजिए, उस वीडियो से आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जाइए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से इस ऐप को, और अपने मैथ के जितने भी सवाल हों IIT JEE एडवांस लेवल तक के, उसको पूछिए, उसका जवाब आपको यहाँ पर अमूमन मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो ये नो मैच फाउंड का नीचे ये नीला रंग का बटन है, उसको दबाइए, और हमारे जो IITian एक्सपर्ट्स हैं वो उसका जवाब आपके लिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जानना है कि ये जवाब कैसे होंगे, तो हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उनको जाके देखिए, समझिए और देखिए कि हम करने वाले हैं 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, यानी कि सिविक्स का पहला चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है, और यहाँ पर कितनी टाइप की पावर शेयरिंग होती है, कुछ कंट्रीज का, जैसे यहाँ पर हम 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि एक में हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग अगर सही हो गई तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होता है, और दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर पावर शेयरिंग सही नहीं हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो चीज़ हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पावर का शेयरिंग, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर सपोज कोई गवर्नमेंट या कोई देश का जो टोटल पावर है, कंप्लीट पावर जो है, वो अगर किसी एक आदमी के हाथ में आ जाए, किसी एक बंदे के हाथ में आ जाए, तो क्या हो सकता है उसका इम्पैक्ट। डिक्टेटरशिप आपको पता ही होगा, है ना, क्या हुआ था जो नाजी जो जर्मनी था वहाँ पर क्या हुआ था। तो किसी एक आदमी के पावर अगर हाथ में आ जाए तो वो वैसे तो कभी भी किसी भी हिसाब से सही नहीं होता, बिकॉज वो हमेशा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला चीज़ हो सकता है। तो पावर को शेयर करना ज़रूरी है, ओके, एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट होने नहीं देना चाहिए, ओके। तो इंडिया में अगर हम बात करें, वैसे तो काफ़ी टाइप की है, वो हम आगे देखेंगे, पर जो मेजरली जो एकदम टॉप लेवल वाला पावर शेयरिंग है वो कैसा है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में पूरा पावर नहीं है ना। पॉलिटिशियंस जो है वो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, ओके। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं IAS IPS उसको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं, ओके। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और ये सबको कंट्रोल करने के लिए कि भाई लोगों को कोई दिक्कत हो रही है अगर इस वजह से, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है जुडिशरी, जो पूरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है। तो यानी क्या है, ये पूरा पावर प्रॉपरली शेयर किया गया है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सो दैट कि भाई किसी एक हाथ में पावर ना आ जाए, उसका मिसयूज ना हो जाए, ओके। तो यहाँ पर हम जो 2 कंट्रीज़ का जो केस स्टडी दिया है उसके बारे में हम देखेंगे। एक है यूरोपियन कंट्री बेल्जियम, और दूसरा होगा श्रीलंका का, ठीक है। तो बेल्जियम जो है ये एक छोटी सी कंट्री है, इसकी साइज़ अब इतनी छोटी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे हरियाणा जो स्टेट है उससे भी छोटी इस कंट्री की जोग्राफिकल साइज़ है, ओके। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी, मतलब उनका जो कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पर डाइवर्सिटी है, अब इतना ज़्यादा नहीं लेकिन है। अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो वहाँ पर डच मेजॉरिटी, डच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है 59%, ओके।
और फ्रेंच स्पीकिंग की देखें तो ऑब्वियसली डच वाले से कम है, यहाँ पर 40% है, लेकिन रिलेटिवली फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है वो ज़्यादा रिच हैं। ओके, उनके पास थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल या कह सकते हो उनके पास पावर थी, अब पास्ट के हिसाब से बात हो रहा है। और 1% जर्मन। तो अब देखो कि मेजरली यहाँ पर क्लैश किसके बीच में हो सकता है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में। तो वैसा शुरुआत में लग भी रहा था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आ रही थी। और लेकिन ये तो पूरे कंट्री की बात हो गई। अगर हम बेल्जियम के कैपिटल की बात करें, ब्रुसेल की, तो वहाँ पर 80% फ्रेंच है और 20% डच है। मतलब पूरी कंट्री में डच की मेजॉरिटी है, लेकिन कैपिटल के अंदर फ्रेंच की मेजॉरिटी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बड़ा यहाँ पर टेंशन वाला माहौल है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत शुरुआत में वहाँ पर अलग अलग टाइप के एक्ट्स और लॉज और मतलब चीज़ें बनाई जा रही थी, प्रोविजन किए जा रहे थे, पर वो जो है उस टाइम पे इनिशियली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उसका बाद में एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसका सोल्यूशन निकाला गया। क्या सोल्यूशन निकाला गया, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंप्राइज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसके अंदर बराबर नंबर्स होंगे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के। ओके, इम्पॉर्टेंट लॉज विल बी पास्ड ओनली विद सपोर्ट ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी कि अगर कुछ ज़रूरी लॉज है, कुछ स्पेशल लॉज है, तो उनको पास करने के लिए डच और फ्रेंच दोनों ही मिनिस्टर्स का या दोनों ही ग्रुप्स का इक्वल सपोर्ट, सहमति होना चाहिए। ओके, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है यानी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल ना करने लगे। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई और इंडिपेंडेंटली वर्क करने का अथॉरिटी दे दिया गया। इसके बाद बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई और वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। दोनों ही लॉज है, कुछ स्पेशल लॉज हैं, तो उनको पास करने के लिए डच और फ्रेंच दोनों ही मिनिस्टर्स का या दोनों ही ग्रुप्स का इक्वल सपोर्ट, सहमति होना चाहिए। ओके, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है यानी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल ना करने लगे। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई और इंडिपेंडेंटली वर्क करने का अथॉरिटी दे दिया गया। इसके बाद बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई और वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप का। देखा जाए तो ब्रुसेल में ज़्यादा मेजॉरिटी फ्रेंच की है, पर फिर भी वहाँ भी इक्वल शेयर दिया गया दोनों ग्रुप्स को। क्यों? क्योंकि पूरी कंट्री में इक्वल दिया है, यहाँ भी इक्वल दे दिया गया। ओके, ताकि कोई टेंशन, कोई यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो ना क्रिएट हो। सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड टू वर्क एंड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चरल इश्यूज। मतलब अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया जो उनके कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर सबकी सेंटिमेंट, सबकी फीलिंग को रिस्पेक्ट किया गया और पावर जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर शेयर किया गया। ओके, तो ये एक अच्छा वाला पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पर पावर शेयरिंग हुई बेहतर तरीके से, और जहाँ पर ये चीज़ डिनाई कर दी गई वहाँ का रिजल्ट देखो। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका जो है वहाँ पर 74% जो मेजॉरिटी है, ऑब्वियसली 74% सिन्हाला कम्युनिटी की, जो कि रिलीजन वाइज बुद्धिस्ट है। ओके, 18% वहाँ पर तमिल्स हैं। अब इसमें भी लोकल तमिल्स जो प्रॉपर श्रीलंका के ओरिजिन के हैं और इंडियन तमिल्स भी है जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, और इन तमिल्स में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। ओके, तो यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज जो है, सिन्हाला स्पीकिंग जो लैंग्वेज है उनके अंदर मेनली सब बुद्धिस्ट है, और जो तमिल मुस्लिम्स भी हैं। ओके, तो यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज जो है, सिन्हाला स्पीकिंग जो लैंग्वेज है उनके अंदर मेनली सब बुद्धिस्ट है। वहाँ पर तमिल्स हैं। अब इसमें भी लोकल तमिल्स जो प्रॉपर श्रीलंका के ओरिजिन के हैं और इंडियन तमिल्स भी है जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, और इन तमिल्स में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। ओके, तो यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज जो है, सिन्हाला स्पीकिंग जो लैंग्वेज है उनके अंदर मेनली सब बुद्धिस्ट है, और जो तमिल लैंग्वेज वाले जो लोग हैं वहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स का दोनों का प्रेजेंस है, और 7% यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं जो इनफैक्ट दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला और तमिल्स भी।
Hi, I'm Navamita. And I'm Abhishek. We are your master teachers at Vedanta. We are proud to announce yet another amazing edition of Vedanto's Scholarship Admission Test, or VSAT. Once in a lifetime opportunity to win up to 100% assured scholarship. VSAT is completely an online test with absolutely no registration fees. And no hustle of going to an exam center either. You can take the test from your home, from any mobile device. So what are you waiting for? Hurry up. Register for free right now. ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या है भाई? प्रॉब्लम तो आपको दिख गया भाई, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सीन है। अब 74% सिन्हाला, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर उनका जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। और वही हुआ, देखो वहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत ही बायास्ड बनने लगी। 1956 की बात करें तो वो ऐसे एक्ट्स पास किए गए जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। चलो इधर तक ठीक है। इसके बाद क्या देखो, जॉब्स, एडमिशन्स, ये जो भी होगा गवर्नमेंट जॉब्स और वहाँ के एडमिशन जो है उसमें सिन्हाला को मतलब प्रायोरिटी देने लगी वो गवर्नमेंट, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है उन्हीं को देने लगे। बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाने लगा, गवर्नमेंट बुद्धिज़्म को प्रमोट करने लगी। मतलब बेसिकली बुद्धिज़्म किसका? सिद्ध, वहाँ पर सिन्हाला जो है उनका रिलीजन था। तो यानी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ पर दी जाने लगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, तमिल्स जो है वो एलियनेट हो गए, यानी वो अलग थलग पड़ गए। उनका कोई गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल रखे गवर्नमेंट के सामने, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी फॉर्म करी, स्ट्राइक्स किए, ठीक है, और फिर भी जो है गवर्नमेंट उनकी कोई बात खास सुन नहीं रही थी। उन्होंने डिमांड किया कि हमको एक सेपरेट जो है कंट्री दे दो आप, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ पर उनका मेजॉरिटी था, ओके, तमिल्स का। तो इस तरीके से अब देखें तो क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है तो वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया, यानी लोगों ने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर करना, मतलब कह सकते हो आप, जो मिलिट्री पावर जो है अब लगाना शुरू कर दिया। अब ये सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत तबाही हुई वहाँ पर, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लॉस बहुत हुआ वहाँ पर। अब इससे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी ही सुनी गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हो कि हम मतलब 80% यहाँ पर हिंदूज़ हैं, और इसके अलावा मुस्लिम्स और दूसरे कम्युनिटीज़ है ना, सिख हैं यहाँ पर, ईसाई हैं, इतने सारी कम्युनिटीज़ हैं। पर 80% हिंदूज़ होने के बाद भी आप जानते हो कि यहाँ पर टॉप पोजीशंस पे, पॉलिटिकल पोजीशंस पे आप देख सकते हो कि कभी कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लीडर्स ही यहाँ पर मेजॉरिटी में है या ऐसा कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशंस भी दी जाती है। तो पावर शेयरिंग जो है इस तरह से होना चाहिए कि सभी की फीलिंग्स का, सभी की सेंटिमेंट्स को जो है रिस्पेक्ट किया जाए, ताकि कोई टेंशन नहीं क्रिएट होगा और किसी को भी अलग थलग फील नहीं होगा। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं भाई, तो दो मेन टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हो आप, इस तरीके से, यानी कि कोई भी इसमें बड़ा छोटा नहीं है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, वो हमने ऑलरेडी देखा। लेजिस्लेचर क्या है, वो पॉलिटिशियंस जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कुछ पॉलिटिशियन जो सरकार चला रहे हैं और उसके अंदर जो IAS, IPS, जो भी कलेक्टर, ये सब कुछ जो आते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो जुडिशियरी है वो क्या है, वो कोर्ट्स का सिस्टम है, जो इन सभी लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई अगर सोल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा इन कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है। तो ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पर कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, एक बराबर। वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे टॉप पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, या कहो तो गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे देश का कारोबार संभालता है, पूरे देश का, मतलब कह सकते हो आप, अथॉरिटी है। उसके बाद इसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये सेपरेशन है, इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप देखो तो एडिशनली लोकल गवर्नमेंट भी होता है। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट
कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर देखा जाए कंट्रोल यानी कि ऐसा नहीं कि 100% कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, पर कुछ असिस्टेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, अगर इंडिया की बात करें स्पेशली, और फिर लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है ऊपर की गवर्नमेंट्स का। तो इस तरीके से ये वर्टिकल हो गया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल अगर हम इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का जो हमने दो तरीका देखा, इसमें और तरीके भी हैं, जैसे कि यहाँ पर सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए भी कुछ ऐसी ग्रुप्स या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे बेल्जियम में हमने देखा था कि वहाँ पर सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशंस दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को। वो सब चीज़ें इसी पॉइंट के अंदर आती है कि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स को जो अगर तकलीफ है तो उनको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर चीज़ें होती है। इसके बाद पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो, कोई अगर समझो इलेक्शंस हुए, कोई एक पार्टी एकदम 100 मतलब बहुमत से नहीं आई, मेजॉरिटी से नहीं आई, तो क्या होगा कि दो पार्टीज मिलके और वो जो मेजॉरिटी का नंबर है उसको पूरा करके और फिर वो साथ में मिलके सरकार चलाती है। दैट इज कॉल्ड कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में इसको गठबंधन कहा जाता है या मिलीजुली सरकार कही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया भाई पावर शेयरिंग का हिसाब किताब। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।